हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कर रहे हैं आपके कक्षा 9 के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है √9 - 2। तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आएगा, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 2 - √2, 2 + √2 दिया गया है, तो यह a का रूप बन रहा है। तो ये होता है a² - b²। a² अर्थात 2 का स्क्वायर किया, b² अर्थात √2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। 4 में से 2 को घटाया 2 आया, तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। √3 + 2 यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर है स। यहाँ देखेंगे तो √64 दिया गया है, इसका वर्गमूल 8 होगा, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बिना जांच किए बिल्कुल भी आप आंसर नहीं लिखें, पहले देखें चारों ऑप्शन को अच्छे से, ठीक है। अपरिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। √2 अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है और हमसे यही पूछा गया था, तो स हमारा आंसर होगा। √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो स हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 है 3y - y² + 4 की घात है। सर्वाधिक घात यहाँ पर 2 है, तो इसकी घात 2 होगी। यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि इसकी घात बताइए, तो देखिए सर्वाधिक घात 3 है, तो इसका आंसर होगा 3। निम्न बहुपद 2 - y² - y³ + 2y की घात 8 की घात लिखिए। सर्वाधिक घात यहाँ पर 8 है, देखिए, तो इसका आंसर हो गया स। बहुपद दिया गया है, इसकी घात हमसे पूछी गई है। इस तरह के सवालों को तो अब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सर्वाधिक घात देखिए 3 है, तो हमारा आंसर क्या होगा स। अगला प्रश्न है बहुपद px का शून्यक जहाँ px = ax + 1 है। इसका शून्यक हमें बताना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको हम बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। देखिए ax + 1 = 0 लिखा, ठीक है, और ax = -1 हो गया, x = -1/1, यही हमारा शून्यक है। और इसको हम ऑप्शन में देखेंगे और यहाँ पर ऑप्शन डी द दिखाई दे रहा है, यही आंसर है। अगला प्रश्न है बहुपद का शून्यक है। देखिए ये भी इसी तरह से 2x + 1 = 0 किया, तो 2x = -1 हो जाएगा और x = -1/2, जो कि ऑप्शन स है, तो यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए अगला सवाल है ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, अर्ध परिमाप होगा। ये आपके हीरोन के सूत्र वाले जो प्रश्नावली है उसमें से सवाल है, तो हमें अर्ध परिमाप बताना है। और अर्ध परिमाप हम जानते हैं कि a + b + c/2 होता है। अगला सवाल है x = 1 हो तो समीकरण में y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल जब आपको दिया जाता है तो x = 1 रखना है और हमें y का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x = 1 दिया गया है, यहाँ पर x के स्थान पर 1 रख देंगे, तो 4/1, तो 4 लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर 3/y = 5 है, ठीक है। 4 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ पर 3/y, 5 - 4 हो गया, और यहाँ 5 में से 4 को घटाया 1 आया, ठीक है। 3/y = 1 है, वज्र गुणा करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, और y का मान ही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन देखेंगे, वह ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्लस में ऑप्शन है, यहाँ पर माइनस में ऑप्शन है, तो चिन्हों का भी ध्यान रखना है। हमारे पास y का मान 3 प्लस में आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? देखिए y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर x और y का मान आप जब रखेंगे तो आपके पास अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, तो इसका आंसर होगा
अपरिमित रूप से अनेक हल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु 3-4 किस चतुर्थांश में विद्यमान है। इसके पार्ट फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं ऐसे सवाल। देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पर x का निर्देशांक प्लस का और y का निर्देशांक भी प्लस का होगा। यहाँ पर x का निर्देशांक माइनस का और y का निर्देशांक प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस है x और ये y अक्ष का y का निर्देशांक भी माइनस में। यहाँ पर x का निर्देशांक प्लस और y का निर्देशांक माइनस होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है 3-4। देखिए 3 प्लस का है यानी x का निर्देशांक तो प्लस का हो, देखिए, और y का निर्देशांक माइनस में हो, तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो हमारा आंसर हो गया द। ठीक है, अगला प्रश्न है एक चतुर्भुज के 3 कोण, ये 3 कोण हमें दिए गए हैं, इसका चौथा कोण ज्ञात करना है। देखिए एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमें पता होना चाहिए, 360 डिग्री होता है। तो इन सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, इसमें से इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे और घटा देंगे। 90 प्लस 75, ठीक है, 75, 90, 75, इनको जोड़ देंगे। 360 माइनस, इन तीनों का जब जोड़ेंगे तो 240 आएगा और 360 में से 240 को घटाने पर 120 आ रहा है, तो आंसर आया 120 डिग्री। चौथा कोण होगा 120 डिग्री। ऑप्शन देखेंगे और द हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है चित्र। ये चित्र हमें दिया गया है। ठीक है, इसमें POQ एक सरल रेखा है, POQ एक सरल रेखा है। x का मान हमसे पूछा गया है। देखिए एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। इन तीनों कोणों का योग करेंगे बराबर 180 करेंगे और x का मान निकाल देंगे। 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 और 3 तो हो गए 7x, इस 40 का पक्षांतरण करेंगे तो 180 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, 180 में से 40 को घटाएंगे 140 आ जाएगा। यहाँ पर 7x है, x बराबर, x का मान ज्ञात करेंगे 140 बटा 7 कर देंगे। 7 का भाग 140 में 20 बार जाएगा, तो x का मान हमारे पास आ गया 20 डिग्री। तो x बराबर 20 डिग्री और हमसे x का मान ही पूछा गया था। ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में ए ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण हो तो सबसे बड़ी भुजा होगी। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कौन सा कोण समकोण है, C कोण समकोण है। ये C है तो ये AB होगा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया है कि कौन सी समकोण हो तो सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, AB होगी। ठीक है, ये समकोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी AB। अब ऑप्शन देखेंगे, AB हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में, यही हमारा आंसर है। इस तरह के सभी सवालों को इस तरह से करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान में रखेंगे अच्छे से। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। देखिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। एक्स निर्देशांक कहलाता है कोटि, भुज, मूल बिंदु या कोई नहीं। ये सवाल हमें बहुत अच्छे से आता है। एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है। 4-3 निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है। हमें इसके लिए ये वाला चित्र दिमाग में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 एक्स का निर्देशांक तो प्लस का है और वाई का निर्देशांक माइनस का है, तो ये हुआ चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है,
हमारा आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। अगला सवाल है, ये दिए गए हैं निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए अभी भी हमारे दिमाग में ये वाला चित्र आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर x का निर्देशांक माइनस का है तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से देखेंगे। और यहाँ पर y का निर्देशांक प्लस का दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। तो हमारा आंसर हो गया ब। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस एक बहुपद, ये बहुपद दिया गया है, इसका एक गुणनखंड है, तब k का मान हमें बताना है। यहाँ पर k दिया गया है और इसका एक गुणनखंड x प्लस एक है। देखिए जब इस तरह के सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो जो इसका एक गुणनखंड दिया गया है x प्लस एक बराबर 0 करेंगे और x का मान आ गया हमारे पास -1, इसमें हम -1 रख देंगे, ठीक है, और बराबर 0 कर देंगे और ये हमारे पास समीकरण बनी 2x³ प्लस 8x² प्लस 3x प्लस k बराबर 0। यहाँ पर सभी जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रखेंगे तो हमारे पास 2 -1³ प्लस 8 -1² प्लस 3 -1 प्लस k बराबर 0। इसको हल कर लेंगे, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 को 2 से गुणा किया -2 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, -3 को -1 से गुणा करेंगे -3 प्लस k बराबर 0, ठीक है। ये -2 ये -3, ठीक है, तो ये हो गया -5। यहाँ पर +8 प्लस k बराबर 0। देखिए ये प्लस का 8 है, ये -5 है, इनको हल करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस k बराबर 0 और k बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे -3 आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे k का मान हमसे पूछा गया था और k का मान -3 ऑप्शन स में है और यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए चित्र में x का मान है। देखिए ये चित्र दिया गया है, यह एक सरल रेखा है तो इस पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री में से 27 को घटा देंगे, x का मान आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है। 180 माइनस 27 बराबर 153। ऑप्शन देखेंगे 153 यहाँ पर स ऑप्शन है, हमारा आंसर हो गया स। अगला प्रश्न है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होगी 1 2 10, ये अनंत का चिन्ह बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, इसका आंसर होगा अनंत, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, समीकरण दिया गया है, इसके कितने हल हैं। देखिए यहाँ पर एक चर रैखिक समीकरण है जिसमें x का मान ज्ञात करना है, एक ही चर है तो इसका केवल एक ही हल होगा और इसका आंसर हो गया ए। देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विपद है, जिसमें 2 पद हैं वह द्विपद कहलाएगा। ये नहीं है, इसमें एक ही पद है, इसमें भी एक ही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 पद है तो यहाँ से हमसे यही पूछा गया था, निम्न में से द्विपद है तो इसका आंसर हो गया स। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 चर वाली रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर है, यह रैखिक समीकरण नहीं है, यह एक रैखिक समीकरण है, यह रैखिक समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ये x है, यहाँ पर y है, तो 2 चर हमें मिल रहे हैं और रैखिक समीकरण भी मिल रही है, तो यही हमारा आंसर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आंसर हो गया ब, ठीक है। तो ऑप्शन को ध्यान से देख के आपको आंसर लगाना है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है तो क्षेत्रफल पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। देखिए परिमाप दिया गया है, त्रिभुज समबाहु है अर्थात तीनों भुजाएं बराबर है। इसको हल करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप हीरोन के सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आप डायरेक्ट भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद करके और कर सकते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा a²। ए भुजा है तो देखिए समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, परिमाप 60 दिया गया है, तीनों भुजाओं का योग बराबर 60, 3a बराबर 60 हो जाएगा, a बराबर 60/3, तो 3 का भाग 60 में 20 बार गया तो हमारी भुजा आ गई 20। इसमें मान रख देंगे और हमसे प्रश्न में समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया था, क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए √3/4 गुणा a के स्थान पर 20
स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 बार गुणा करेंगे। और देखिए ये यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, और यहाँ पर भी 2 का भाग 20 में 10 बार चला गया, और यहाँ पर 10 को 10 से गुणा किया 100 आ गया, √3, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है 100 √3 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया गया था। क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 28 है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का व्यास बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए बहुत आसान है। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2πr(h) होता है, बराबर 88 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r हमें ज्ञात करनी है, हमारे पास नहीं है। देखिए ज्ञात हमें व्यास करना है, और त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो इसलिए हम त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। h हमें 14 दिया गया है, बराबर 88। हल कर लेंगे। देखिए 7 का भाग 14 में 2 बार गया, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 हो गया, गुणा 2 गुणा r बराबर 88 है। 44 को 2 से गुणा करने पर 88 आ रहा है, गुणा r बराबर 88। पक्षांतरण करेंगे, 88 गुणा में है तो r बराबर 88/88, और इसमें इसका भाग 1 बार गया, तो हमारे पास r बराबर 1 आया। हमें तो व्यास ज्ञात करना है, व्यास को d से लिखते हैं, जो कि r त्रिज्या है, तो त्रिज्या का दुगना होता है। 2 गुणा 1 किया, 2 एकम 2, तो हमारा आंसर हो गया 2। ऑप्शन देखेंगे, पहला ही ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर है। ए के निर्देशांक बताइए। देखिए ये चित्र है, चित्र देख के हमें निर्देशांक पता लगाना आना चाहिए। देखिए यहाँ ए के निर्देशांक पूछा गया है, सबसे पहले एक्स के निर्देशांक लिखा जाता है, तो ये 3 है, ठीक है, और वाई का निर्देशांक है -4। और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। अब हम ऑप्शन में देखिए ब, यही हमारा आंसर है। चित्र देख के भी हमें निर्देशांक, पहले एक्स का निर्देशांक लिखते हैं, फिर वाई का, ठीक है। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती है, अनेक या फिर अनंत भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, x² - y² का गुणनखंड होता है, क्या होता है। देखिए यहाँ पर x² - y² है, तो एक बार तो माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे, x + y, यही हमारा आंसर है। तो हमें ये बीजगणितीय फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। छोटा सा वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें और बीजगणितीय फॉर्मूले याद रखें। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से रिक्त स्थान है होते हैं। देखिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, हो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब है सत्य असत्य बताइए। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। देखिए ये भी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, असंख्य नहीं। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो यह सत्य है। बिल्कुल दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। यदि 2 वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, यह भी सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आकृति में यदि
क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई है क्या? तो यह सत्य होगा। ये आपकी यूक्लिड वाली प्रश्नावली में दिए गए हैं सत्य असत्य, बहुत ही आसान है। देखिए, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। देखिए यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू एक्स वाई के भी बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के भी बराबर होगा, सत्य है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। देखिए, अब तक मैंने आपको समझाया कि किस तरह से पेपर की शुरुआत होती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, ये आपके भाग ए में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से इन सवालों के आंसर देते हैं वो भी मैंने आपको समझाए। अब देखिए भाग ब, स और द के अंतर्गत आपके 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर या 5 नंबर के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। किस तरह के सवाल आते हैं आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। देखिए, 1/7 + 3√3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। देखिए, पहली प्रश्नावली में है आपके हर का परिमेयकरण करना बहुत आसान होता है। देखिए, हर का परिमेयकरण करने के लिए 7 + 3√2 से 2 का जो चिन्ह प्लस है यहाँ पर, तो हम यहाँ 7 - 3√2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसको हल कर लेते हैं और जो आंसर आया वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए, a + b a - b बन रहा है फॉर्मूला, चूँकि a² - b² बराबर a + b a - b होता है, तो इनको हम लिख सकते हैं a² - b² अर्थात 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कर लेंगे। देखिए, 7 - 3√2 को ऐसे कैसे लिख देंगे, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 गुणा √2 का स्क्वायर 2, और इसको हल कर रहे हैं। 7 - 3√2 49 माइनस 9 को 2 से गुणा किया 18 आ गए। 7 - 3√2 बटा 49 में से 18 घटा रहे हैं 31 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर 1/√5 + √2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। देखिए, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, और हम इसका परिमेयकरण कर रहे हैं तो अंश और हर में गुणा कर दिया √5 माइनस √2 से, ठीक है, ऊपर और नीचे, ठीक है। यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं, √5 माइनस √2 बटा, देखिए a + b a - b, तो a² - b² वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। हल कर लेंगे, √5 माइनस √2 को ऐसे कैसे उतार देंगे, √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और यहाँ पर √5 माइनस √2 बटा 5 में से 2 को घटाएंगे 3 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक और सवाल करते हैं। देखिए, 1/2 + √3 का हर का परिमेयकरण कीजिए। क्या करेंगे, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। यहाँ पर नीचे हर में 2 + √3 है, तो हम 2 - √3 बटा 2 - √3 गुणा कर देंगे। देखिए, हल करेंगे, 2 - √3 बटा, ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3, और √3 का भी स्क्वायर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - √3 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और आंसर आया 2 - √3। बहुत आसान है ऐसे सवाल। अगला सवाल है, 3 + √3 गुणा में है, 3 - √3 को सरल करो। देखिए, हम जानते हैं a + b a - b दोनों आपस में गुणा होकर a² - b² बना देता है। तो यहाँ पर a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पर √3 है, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो हम इनको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √3 का
स्क्वायर। हल कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 आएगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, 0.66 के ऊपर यहाँ बार लगा हुआ है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ऐसे सवालों को करना बहुत आसान है। देखिए माना x बराबर 0.6 बार लगा हुआ है 6 के, इसको हमने x के बराबर मान लिया। इसको हम लिख सकते हैं 0.666, समीकरण 1 नाम दे दिया। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर दिया दोनों पक्षों को। ठीक है, यहाँ 10x हो गया बराबर, देखिए यहाँ पर 0.66 था, जब 10 से गुणा कर रहे हैं तो 6.66 इस तरह से आ जाएगा। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो देखिए 10x है, यहाँ पर x है। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा और माइनस कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पर 9x बचेगा। यहाँ 6 पॉइंट ये था, यहाँ 0.66 था, ये इस तरह से चल रही है। तो यहाँ देखिए इसमें से घटाया इसको तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 6/9, और जब हम इसको 3 से काटेंगे यानी 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2/3 आया, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2/3, अर्थात P/Q के रूप में लिख दिया। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखो। देखिए 1/3 और 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। पहले तो हम इनका हर समान करेंगे। इसके लिए 1/3 को हम इनका लसाअ पे लेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर 6, इनका हर 6 बनाने के लिए इसको 2 अंश और हर में 2 ऊपर नीचे गुणा कर दिया 2 से, तो हमारे पास 2/6 आ गया। और 1/2 को 3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो 3/6 आ गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो 3 + 1 = 4, 4 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारे पास 3 परिमेय संख्या आ जाएगी इनके बीच में। देखिए 2/6 × 4/4, 3/6 × 4/4, तो यहाँ पर 8/24 हो गया और यहाँ पर 12/24 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लिख सकते हैं 9/24, 10/24 और 11/24। 3 परिमेय संख्याएं याद करनी थी, लिख दी हमने। प्रश्नावली 1 में इस तरह के सवाल आपको दिए गए हैं। अगला सवाल है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x - 5 बहुपद का एक गुणनखंड है। देखिए ये एक गुणनखंड इसका दिया गया है और हमें इस k का मान पूछा गया है। बहुत आसान सवाल है। देखिए x - 5 = 0, x का मान आ गया 5। हमें जो बहुपद दिया गया है इसमें x का मान 5 रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा। x - 5 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमने x³ है तो यहाँ पर 5, x के स्थान पर 5 रख दिया, इसका क्यूब कर दिया, माइनस 3x² है, 3 x के स्थान पर 5 इसका स्क्वायर प्लस k x के स्थान पर 5 माइनस 10। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से गुणा किया 75 आ गया। ठीक है, 5k हो जाएगा यहाँ पर -10 बराबर 0। ठीक है, 125 में से 75 को घटाया 50 आ जाएगा, -10 प्लस 5k बराबर 0। 50 में से 10 को घटाएंगे 40 प्लस 5k, ऐसे कैसे उतारा, बराबर 0। 5k बराबर इसका पक्षांतरण किया -40 हो जाएगा। k हमें ज्ञात करना है, गुणा में है, भाग में चला जाएगा पक्षांतरण करने पर, और 5 का भाग 40 में देंगे -8 आ जाएगा और k का मान हमारे पास आया -8। यही हमारा आंसर है। ठीक है।